नमस्कार किसान भाइयों। डेयरी व्यवसाय आप काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, पर क्या इस व्यवसाय के अंदर आपको मुनाफा हुआ है? जैसा आपने सोचा था वैसा आपको प्रॉफिट मिला है? नहीं। कुछ ही किसान ऐसे हैं जिनको डेयरी व्यवसाय प्रॉफिटेबल लगता है। बाकी लोग एक बात की दुहाई देते हैं कि भैया पशु आहार का दाम बढ़ गया है, अनाज का दाम बढ़ गया है, भैंसें जो है वो काफ़ी महंगी हो गई है, हरा चारा महंगा हो गया है, भूसा महंगा हो गया है और उस अनुपात में दूध की कीमत नहीं बढ़ी है। क्या इसके बावजूद भी डेयरी व्यवसाय बंद हो गया है? डेयरी व्यवसाय तो अभी भी चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट है। और क्यों फिर इतने बड़े बड़े डेयरी फार्म बनाए जा रहे हैं? क्यों 20-20, 50-50, 100-100 भैंसे रखकर लोग डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं? क्योंकि उनको इस डेयरी व्यवसाय से आमदनी कैसे होती है, प्रॉफिट कैसे होता है, ये चीज़ें समझ में आ गई है। और वो हो गए प्रोफेशनल फार्मर। तो प्रोफेशनल फार्मर और ट्रेडिशनल फार्मर दो तरह की चीज़ें होती है। तो अब वक्त आ गया है कि आप आपकी ट्रेडिशनल फार्मिंग को प्रोफेशनल की तरफ ले जाएं। आप प्रोफेशनल की तरफ ले जाएंगे तो आप प्रॉफिट पाएंगे, अन्यथा स्थिति ऐसी रहेगी कि नुकसान ही नुकसान होगा और आपको डेयरी व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है। तो मेरे इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे आपको ही फ़ायदा ना पहुँचे। बाकी सारे किसान जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते आ रहे हैं वो अपने आप को कैसे एडवांस करें, कैसे अपने अंदर प्रोग्रेस लाएं, कैसे अपने अंदर अपलिफ्टमेंट लाएं, ये सब चीज़ें इस सीरीज़ के अंदर सारी बातें होने वाली है। तो आप इस पे बने रहिए, इसको देखते रहिए, आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, ये मेरा दावा है। तो आप देखिए, प्रोफेशनल डेयरी फार्मिंग और ट्रेडिशनल डेयरी फार्मिंग में डिफरेंस क्या है। जब एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, जो आपका ट्रेडिशनल डेयरी फार्मिंग होता है उसमें पशु जब ब्याता है उसके 3 महीने पहले जो होता है उस पर किसान का कोई फोकस नहीं होता है, और जब पशु ब्याह जाता है उसके बाद में सारा फोकस आता है। प्रोफेशनल फार्मिंग में, प्रोफेशनल डेयरी फार्मिंग में ब्याने के 3 महीने पहले सारी चीज़ें शुरू होती है और ब्याने के बाद में मैनेजमेंट इतना इजी हो जाता है कि डेयरी फार्मर को कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो क्या आपने आपका पशु ब्याया, उसके 3 महीने पहले कोई मैनेजमेंट किया? नहीं किया। क्या आपने 3 महीने पहले से उसको खली शुरू की? नहीं की। क्या उसको जो कैल्शियम, फास्फोरस और मिनरल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की? नहीं की। क्या आप नेगेटिव एनर्जी बैलेंस को समझते हैं कि आपके पशु को एनर्जी की अचानक बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन, उसका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत डाउन हो जाता है? क्या आपका पशु जो है वो आखिरी के 3 महीनों में उसका शरीर जिस अनुपात में वृद्धि करना चाहिए वो करता है? नहीं। जब पशु कमज़ोर हो जाता है तो ब्याने के बाद में उसकी उत्पादन क्षमता बचती नहीं है और वहीं से डेयरी फार्मिंग फ्लॉप हो जाता है, डेयरी फार्मिंग लॉस में चला जाता है। तो जहां आपको खर्चा करना होता है वहां आप करते नहीं है, तो डेयरी व्यवसाय पनप ही नहीं पाता है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, इन्हीं चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं कि आखिर डेयरी साइकिल चलता कैसे है, क्या है डेयरी पैटर्न। तो डेयरी पैटर्न की शुरुआत जो होती है वो मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ प्रेगनेंसी से। किससे? प्रेगनेंसी से। मान लिया कि आपके पास एक भैंस थी, भैंस आज ब्याई थी, इसने क्या दिया? बच्चा दिया। मतलब अब भैंस भी है आपके पास और उसका बच्चा भी है ना। अब आपको क्या करना है, इसको 3 महीने बाद, कितने महीने बाद? 3 महीने बाद इसको वापस प्रेग्नेंट होनी चाहिए। मतलब 3 महीने बाद ये भैंस जो है वापस क्या भी होनी चाहिए। पर ट्रेडिशनल फार्मिंग वाले इससे सिर्फ दूध लेते जाते हैं 7-7, 8-8 महीने तक लेते जाते हैं और वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो आखिरी में उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है और ऐसा पशु बहुत सस्ते दामों पे बिकता है और वो एक लॉस का बिजनेस हो जाता है। तो आप अभी तक अगर अपने आप को, इस माइंडसेट को नहीं बदल पाए हैं कि मुझे अपने पशु को 3 महीने के अंदर कंसीव करवाना है, तो आप लॉस में जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप अपना डेयरी फार्म बंद कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, आपकी जो भैंस है उसको 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट करवाना है। 3 महीने पर जब भैंस आपकी प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो ये 3 महीने आपको इसमें प्रेग्नेंट भी करवाना है और उसका दूध जो है, उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो उत्पादन है वो भी बढ़ना चाहिए। उत्पादन अगर नहीं बढ़ा तो भी कोई मतलब नहीं है। अक्सर किसान क्या सोचते हैं कि मैं अगर उसको प्रेग्नेंट करवा दूंगा तो उत्पादन गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उत्पादन के साथ में प्रेगनेंसी साथ में चलनी चाहिए, दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। तो उत्पादन जो है आपका 1 से 1.5 महीने में उत्पादन का ग्राफ जो बढ़ के ना, पशु का जो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल है, जितना उसको दूध देना चाहिए वो आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है ये आपको समझ में आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आप डेयरी फार्मिंग को भूल जाइए। किन चीज़ों की वजह से दूध पशु का नहीं बन पाता है, क्या चीज़ें हैं जो दूध उत्पादन में रुकावट पैदा करती है, वो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको उसमें गहराई से सोचने की ज़रूरत है और आपको व्यावसायिक सोच के लिए एक वैज्ञानिक समझ भी होना जरूरी है, जिसके लिए आपको एक तकनीकी व्यक्ति का सहयोग जरूरी है और वो है डॉक्टर। तो इन चीज़ों को समझिए कि ब्याने के 3 महीने बाद में पशु गाभिन हो जाना चाहिए और ये दूध का जो उत्पादन है
1.5 महीने के अंदर पशु का मैक्सिमम उत्पादन आ जाना चाहिए। मतलब अगर उसकी 5-5 लीटर दूध देने की कैपेसिटी है तो वो आ जानी चाहिए। अब ये 3 महीने के बाद में अगले जो 3 महीने हैं, तो ये समझिए कि यहाँ प्रेगनेंसी भी चल रही होती है, पशु प्रेग्नेंट भी होता है, और इसका उत्पादन मान लिया कि 1.5 महीने में उसने 5-5 लीटर सुबह शाम देने का अपनी कैपेसिटी बना ली थी। 5 लीटर सुबह 5 लीटर शाम को पशु दे रहा था। तो यहाँ पर भी ये अगले 6 से 7 महीने तक ये 5 लीटर बरकरार रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 2-2 लीटर या 1.5 लीटर अगर पशु दूध दे रहा है सुबह शाम, तो फिर आप लॉस में जाएंगे। आपने अगर उसका पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया तो आप लॉस में जाएंगे। किन कारणों से यहाँ दूध गिरता है, क्या वजह बनती है, वो भी आपको सतर्क रह के समझना पड़ेगी। अगले 3 महीने के बाद में फिर बात आ जाती है अगले 4 महीने। अगले 4 महीने, इन अगले 4 महीने के अंदर क्या है, ये 5 लीटर का जो दूध है, जो 5 लीटर से धीरे धीरे गिर के ने इसको आपको ड्राई करना होता है। मतलब मान लिया 5 लीटर सुबह शाम दूध दे रहा था पशु, तो धीरे धीरे इसको आपको ड्राई करना है। तो 5 लीटर से इसको किस पे लाना है, आपको 0 लीटर पे लाना है। तो ये प्रोग्रेसिव ड्रॉप होता है, जो आखिरी का महीना है उसमें आपको इसको 0 लीटर पे लाना है। इसी दौरान आपका पशु 4 और 3 7 महीने का क्या हो चुका होता है, ज्ञानी हो चुका होता है। तो अब वो 2 महीने बाद में, या अगर भैंस है तो 3 महीने बाद में वो क्या है, ब्याने वाला है। तो 2 से 3 महीने बाद में आपका पशु, या तो गाय है तो 9 महीने में, भैंस है तो 10 महीने में ब्याने वाली है। तो ये 2 से 3 महीने का जो टाइम है, इसमें क्या होगा कि पशु ब्याने वाला होता है, तो इसको हम बोलते हैं ड्राई पीरियड। इसमें पशु दूध नहीं दे रहा होता है, शुष्क पीरियड होता है ये। तो ड्राई पीरियड का ऐसा रहता है कि अगर ड्राई पीरियड में आपने, जैसे उसने दूध बंद किया और उसकी जो आहार और जो खुराक थी उसको भी आपने अगर बंद कर दिया, तो समझ लिया कि आपका पशु जो है आने वाली ब्यात में प्रॉपर दूध देने वाला नहीं है। तो ड्राई पीरियड का मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ से पशु के अंदर शरीर में भी बदलाव आते हैं, पेट की जो कैपेसिटी है खाने की वो कम होती जाती है, और जो बच्चा है उसकी साइज़ बढ़ती जाती है। तो इस दौरान उसकी खिलाई पिलाई में क्या बदलाव करना है, अगर इसकी समझ आपको नहीं है तो आप फिर लॉस में चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो ये मानसिकता बन गई है ट्रेडिशनल फार्मिंग में कि पशु को अगर ज़्यादा खिलाएंगे, ज़्यादा इन द सेंस कि आप पशु को हरा चारा भूसा वगैरह में बहुत ज़्यादा देंगे तो वो कांटा दिखाएगी, फूल पाछा दिखाएगी, और इस वजह से समस्या आ जाएगी। तो ज़्यादा तो पशु को नहीं खिलाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पर आपको जो भी देना उसमें क्वालिटी और बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो बैलेंस डाइट क्या है, अगर ये आपको पता नहीं है, उस दौरान क्या मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करना है, पोषक तत्वों की किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उस टाइम पे, अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आप फिर ट्रेडिशनल फार्मिंग में ही बने रहेंगे, आप कभी भी प्रोफेशनल फार्मर नहीं बन पाएंगे। तो वक्त आ गया है कि अपने आप को ट्रेडिशनल फार्मर से प्रोफेशनल फार्मर की तरफ ले जाइए। अगर ये आप कर पाए तो मेरा दावा है कि आप डेयरी व्यवसाय में लाभ और प्रॉफिट देख पाएंगे। अन्यथा आप उन्हीं लोगों के बीच में बने रहेंगे, उसी भीड़ के बीच में बने रहेंगे कि पशु आहार के दाम बढ़ रहे हैं, खली के दाम बढ़ रहे हैं, भूसे के दाम बढ़ रहे हैं, हरे चारे के दाम बढ़ रहे हैं, और दूध की कीमत नहीं बढ़ रही है और आपको नुकसान हो रहा है। तो मैं वही कहूँगा कि अगर आप नुकसान जिन चीज़ों में देख रहे हैं, वही दूसरे किसान इसी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वो कहाँ से ले रहे हैं, वो उन्हीं चीज़ों से ले रहे हैं कि जहाँ नुकसान होता है उस एक एक पॉइंट को वो कवर अप करके चल रहे हैं, वो उसको ढूंढ के उसको ख़त्म कर रहे हैं। इसीलिए डेयरी व्यवसाय उनके लिए फ़ायदे का है और आपके लिए नुकसान का। तो मेरी ये जो सीरीज़ है इससे जुड़े रहना, क्योंकि डेयरी व्यवसाय में क्या बारीकियाँ हैं, क्या गहराइयाँ हैं, उसको मैं बहुत डिटेल में लेने वाला हूँ, और आपको हर चीज़ काफ़ी मदद करने वाली है। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, पशुओं के उचित रखरखाव, पशुओं के शेड में क्या चीज़ें होना चाहिए और किस तरह से शेड का बनावट होनी चाहिए ताकि पशु जो है सहज महसूस करे और उनकी उत्पादन क्षमता बनी रहे। पशुओं को किस तरह का हरा चारा देना चाहिए, पशुओं को किस तरह की खली देना चाहिए, किस तरह का पशु आहार देना चाहिए, और उनकी ज़रूरत कैसे बदलती रहती है और उस ज़रूरत के हिसाब से क्या बदलाव आपको करते रहना है। इन सब बातों पर मैं चर्चा करूँगा, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस चीज़ से जुड़ने के बाद में आपकी प्रोफेशनल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग उस लेवल पे आ जाएगी कि फिर आपको मुनाफा ही मुनाफा दिखेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा दिखेगा। धन्यवाद।